तो बस्तर में 4 दशक से ज़्यादा समय से माओवाद काबिज है और उसको लेकर सरकार हमेशा ये कवायद कर रही है, कोशिश की किसी तरह से माओवाद की समस्या जड़ से समाप्त हो और बस्तर का विकास किया जा सके। सरकार के बयान के अनुसार लगातार कोशिशें जारी हैं। इस बीच जब छत्तीसगढ़ में सरकार चौथी बार बीजेपी की बननी शुरू हुई तो उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री बराबर इस बात को लेकर वो अड़े रहे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या जिसे मानी जाती है माओवाद, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार बनी 2024 में जो आंकड़े सामने आए उसे देखकर कमोबेश ये लगने भी लगा कि वाकई में कहीं न कहीं माओवाद पर एक बड़ा प्रहार हो तो रहा है। 2025 में भी आंकड़े जो सफलता के हैं वो एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द ऐसा लग रहा है कि माओवाद समाप्त हो जाएगा सरकार के आंकड़ों के अनुसार। ऐसे में जो सरकार बार बार बोलती थी कि हम माओवादियों से शांति वार्ता भी करने को तैयार हैं अगर माओवादी चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब आता नहीं था। लेकिन अभी बीते 10 दिन के भीतर माओवादियों का 2 पत्र आ चुका है शांति वार्ता को लेकर और इसको लेकर पूरे सरकार में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि केंद्र स्तर पर गहमा गहमी बनी हुई है। तो मुझे लगा इस महत्वपूर्ण विषय पर आज बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बस्तर के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष गुप्ता जी, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। भैया स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में। बहुत प्रोफेशनली आपका परिचय देना था इसलिए, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं मनीष भैया तो मैं इनको भैया ही बोलता हूँ। क्या ये चैनल का प्रोटोकॉल रहता है कि आप जिनको भैया बोलते हैं तो चैनल में भी उनका आप नाम लेके जी लगा दें, लेकिन भाई ये हमारा प्रोटोकॉल से अलग है बस्तर टॉकीज। तो मनीष भैया हमारे बड़े भाई हैं और भैया का अनुभव हमेशा हम लोग हर कोई बस्तर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा है आप देखेंगे तो मनीष भैया का आपको हर किसी का अनुभव हर कोई इनसे लेता दिखेगा। भैया माओवादियों का शांति वार्ता का पर्चा आया हुआ है। सरकार जब बनी थी तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा हमेशा बोलते थे कि भाई वीडियो कॉल से भी हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन माओवादियों की तरफ से कोई पत्र आ नहीं रहा था। अब आया 2 बार। पहले पर्चे को लेकर तो मेरे मन में संदेह था जो तेलुगु में लिखा हुआ था, लेकिन जो दूसरा पर्चा आया रुपेश का और अब सरकार का जो रुख है, तो क्या लगता है आपको आलू? नहीं, देखिए अभी नक्सलवाद के खिलाफ जिस प्रकार की लड़ाई तेज हुई है और केंद्र सरकार ने खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक डेडलाइन डिक्लेयर की है, उसके बाद जो नक्सल मोर्चे पर तैनात फोर्स, पुलिस के अधिकारी और कहीं ना कहीं सरकार का एजेंडा बदला है और डेडलाइन को फोकस करते हुए ऑपरेशंस तेज किए गए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि फोर्स वही है, अधिकारी वही हैं, सरकार भी 5 साल पहले बीजेपी की ही थी, सीएम ही बदले हैं, बावजूद उसके डेडलाइन के बाद रफ्तार कैसे बदल गई। हाँ। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर इसको देखेंगे तो नक्सलवाद को लेकर के सरकार की जो अपनी मंशा है और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री की, वो बहुत स्पष्ट है कि बस्तर में शांति आनी चाहिए और जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के बाद जो नक्सलवाद है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा और उससे निपटने के लिए जो है सरकार ने अपने तामझाम, अपने तमाम जो योजनाएं बनाई, अपनी रणनीति तय की और उसके बाद जो है ये ऑपरेशंस तेज किए गए। आपको ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 2024 जिसमें 300 से ज़्यादा नक्सलियों का मारा जाना मुठभेड़ों में और 2025 में पहले 3 महीने में लगभग 125 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच जाना, कहीं ना कहीं ये इस बात का द्योतक है कि नक्सलवाद को लेकर के सरकार की रणनीति और नक्सलियों को सरकार का परसेप्शन, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको बीच में कोई कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से नक्सली संभल नहीं पाए और इतना बड़ा नुकसान हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने भी देखा कि हम अब इतने नक्सलियों को मार चुके हैं, तो बहुत मुट्ठी भर नक्सली बचे होंगे जिसको लेकर के हम आगे की रणनीति बनाएंगे और उसके तहत हम बस्तर में या छत्तीसगढ़ में या नक्सलवाद को लेकर के पूरे देश में हम एक मैसेज देंगे कि हम नक्सलवाद को भी खत्म कर सकते हैं।
तो जब ये परसेप्शन बना और उनको लगा कि भाई हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से बढ़ सकते हैं, हमको रिजल्ट भी मिलेगा और मिला भी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो सरकारी पक्ष है और जो फोर्स जो है वो अपर हैंड में आ गई, सरकार अपर हैंड में आ गई। युद्ध की एक जो नीति है, जब आप अपर हैंड में हो तब पीछे नहीं हट सकते। आप अगर एक 4 कदम आगे बढ़ गए हो और उससे आपको सफलता मिली है, अभी सफलता का पैमाना अलग है, ठीक है, लोगों को मार गिराना या नक्सलियों की आड़ में लोगों का एक मतलब आदिवासियों का मारा जाना, अगर ये पैमाना है तो निश्चित रूप से सरकार आगे बढ़ी है और सरकार की ये कार्रवाई ना कहीं शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है। चूंकि नक्सलियों का नुकसान हुआ, अगर पिछले 1.25 सालों की बात करें, नक्सली फोर्स को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जिस तरीके से फोर्स आक्रामक रणनीति के तहत जो है उनके गढ़ों को भेदते हुए आगे बढ़ी, तो अब बैकफुट पर आने का जो मतलब जो नक्सली जो है अब उसके चलते बैकफुट पर आए। तो देखिए कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो फोर्स है वो भी यही आदिवासी है और बटालियन में सब आदिवासी हैं और वह सबसे बड़ी फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि मरने से हर किसी को डर लगता है, तो अब उनके बीच में भी जो आंतरिक खबरें आ रही हैं, जो इंटरनल सोर्सेस से खबरें आ रही हैं, कि उनके बीच में भी अब ये आवाजें उठने लगी हैं कि आप 450 लोगों को खो चुके हैं, जो यहाँ की ग्राउंड फोर्स थी, जो यहाँ के आदिवासी थे। तो अब जो लोग बचे हैं उनको अब ये लगने लगा है कि सरकार जो है आक्रामक उस पे है और कहीं ना कहीं अगर किसी उद्देश्य को लेकर के हम अगर यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं या हम संघर्ष कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या वीरगति को ही प्राप्त करना है या कोई दूसरा विकल्प है। हाँ, अच्छा, माओवादियों का तो भैया ये भी है ना शायद कि खुद को बचाकर लड़ाई को जिंदा रखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो ये तो मारे जा रहे हैं। हाँ, गुरिल्ला जो रणनीति है उसमें बहुत स्पष्ट इनका कहना है कि जब दुश्मन मजबूत हो तब आप और आपकी स्थिति कमजोर हो तो आप जो है अंडरग्राउंड हो जाओ, समय का इंतजार करो, मजबूत हो और फिर दुश्मन पर आक्रमण करो। ये गुरिल्ला रणनीति कहती है। तो इस दौर में निश्चित रूप से नक्सलियों को बहुत नुकसान हुआ है, तो जिसके कारण नक्सली जो है, नक्सलियों में भी एक खलबली की स्थिति है, लोग मारे जा रहे हैं। अब जो लोग हैं, भाई बस्तर कितना बड़ा है, बस्तर की आबादी बहुत विरल आबादी है। अगर पूरे देश में नक्सलवाद की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो सोल्जर्स हैं वो बस्तर के लोग, बस्तर के। हाँ, बालाघाट में मारे जाते हैं, तो बस्तर के, तेलंगाना में मारे जाते हैं, तो उड़ीसा में मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आदिवासी समाज, वो आदिवासी समुदाय एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। अगर ऐसी स्थिति में मारे जाते हैं तो उनका भी एक प्रेशर नक्सलियों के संगठन पर पड़ता है कि आप अब जो है इसके अलावा कोई दूसरे विकल्प की बात करें। तो ये कारण है, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा कारण है जिसने नक्सलियों को भी मजबूर किया कि आप कहीं ना कहीं दूसरा मोर्चा भी खोलें, जो कि बातचीत का है। और बातचीत की पहल के लिए उन्होंने पत्र लिखा है 2 बार। भैया, आप तो जब सलवा जुड़ूम का दौर था तब तो आप और जमीनी स्तर पे आपने काम किया, दंतेवाड़ा में आप उस समय रहे, आपने बहुत करीब से सलवा जुड़ूम को रिपोर्ट भी किया एक चीज़ों को। सलवा जुड़ूम में भी तो बहुत सारा नरसंहार हुआ, बहुत लोग मारे गए, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, मतलब फोर्स की तरफ से भी, माओवादियों की तरफ से भी और आदिवासियों जो निर्दोष थे। लेकिन और ये लंबा समय था, उस दौरान भी माओवादियों ने कभी शांति वार्ता पे कोई बातचीत नहीं की। अभी 2 साल में क्या उससे ज़्यादा नुकसान हो गया जो ये तुरंत शांति वार्ता को इन्होंने 2 पत्र लिख दिया सलवा जुड़ूम के? अगर उसमें देखिए, सलवा जुड़ूम का जो दौर था वो एक अलग दौर था और उस समय जो लोग मारे जा रहे थे उनके आंकड़े पूरी तरीके से सामने नहीं आए। इस बार जो लोग मारे गए हैं वो फोर्स के द्वारा मारे गए हैं, तो उनके आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। और जब 1-1.25 साल में 125 या 150 लोगों का मारा जाना
मारे जाने का आंकड़ा आता है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि हम सामाजिक परिवेश में है। सामाजिक परिवेश में हिंसा को कभी भी कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं करता। देखिए, जब भी कोई विवाद होता है या हम किसी उद्देश्य के लिए हम कहीं जाते हैं या किसी से हमारा संघर्ष होता है, तो पहले जो मीडिएटर्स हैं या जो हमको मध्यस्थता करने वाले लोग जो है, हमको बातचीत करके जो है उन मुद्दों को, उन विरोधाभासों को या उन विषयों को सॉल्व करने की सलाह देते हैं और कहीं ना कहीं मध्यस्थता करते हैं और समाज में जो है मध्यस्थता करके जो है विवादों को समाप्त किया जाने की परंपरा है। लेकिन अब ये नक्सलवाद है, सरकार आतंकवाद कहती है, कुछ लोग इसको सामाजिक आर्थिक विषमता के कारण पैदा हुई समस्या कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में आप अलोकतांत्रिक तरीके से बंदूक लेकर के अगर आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाएंगे तो कोई भी डेमोक्रेसी में ये चीजें स्वीकार्य नहीं है और यही कारण है नक्सलियों के इस तरीके का लोग विरोध करते हैं। सलवा जुडूम का जो दौर था, उस दौर में अपने अलग अलग कुनबों में लोग बट गए थे। सलवा जुडूम के लोग अलग ढंग से हिंसा पर उतरे थे। फोर्स कहीं ना कहीं चूंकि नक्सलियों के खिलाफ है तो वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस में आती थी। वही नक्सली जो है, जो लोग उनको छोड़ करके या उनकी मुखबिरी के नाम से फोर्स और दूसरे तंत्र को जो है मदद करते थे, तो उनको वो अपना मुखबिर बता करके उनकी हत्या करते थे। तो उस दौरान में काफी नुकसान हुआ है और चूंकि उसके कोई अधिकृत आंकड़े नहीं है तो इसलिए उन पर आज ज्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन ये ऑपरेशन है, फोर्स जो है छिप करके नहीं मारेगी। फोर्स जो ऑपरेशन करेगी वो बहुत क्लियर कट और एक मानकों पर ऑपरेशन करती है। तो उन ऑपरेशनों में जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी संख्या के कारण ये चीजें आज आ रही हैं और बाहरी दुनिया से भी कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि भाई क्या जो मारे जा रहे हैं लोग ये हमारे ही लोग हैं। जैसे अभी गृह मंत्री जी ने भी कहा नक्सली भाई, हाँ। तो कहीं ना कहीं उनका आशय भी यही था कि भाई हमारे लोग हैं लेकिन गलत रास्ते में आ गए हैं और गलत रास्ते में आने के कारण जो है कहीं ना कहीं फोर्स को ऑपरेशन करना पड़ रहा है और उसका जो है ना कहीं शिकार बन रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने भी ये शब्द का उपयोग किया। तो ये जो एक जो अंतर स्पष्ट हुआ, उससे एक जन दबाव क्रिएट हुआ और जन दबाव को लेकर के ये वार्ता की बात जो है दोनों पक्षों की ओर से सामने आ रही है। भैया वो जो हालांकि कोई दूसरा सवाल पूछने वाला था लेकिन ये सवाल आ गया कि अमित शाह जी ने कहा नक्सली भाई और उन्होंने विनती भी की, निवेदन कर रहा हूँ। अचानक से सुर कैसे बदल गया? मतलब हालांकि वो तो अभी भी मजबूत हैं हमेशा, अब माओवादी वैसे ही माओवादियों ने खुद स्वीकार किया कि वो बैकफुट पे हैं। ये सुर कैसे बदल गया जब आप अभी मजबूत स्थिति में है? उसके बाद आप बोल रहे हैं नक्सली भाई। अभी तक कभी नहीं बोला था अमित शाह जी ने कि ये नक्सली भाई, कभी उन्होंने विनती नहीं की, उन्होंने चेतावनी दी हमेशा, लौट आओ नहीं तो मारे जाओगे, आ जाओगे तो आपके लिए है पुनर्वास की नीति, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन ये बहुत अचानक से सुर बदलने के पीछे क्या है आपका रीजन, आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा, कैसे किया, ये तो वही जानते हैं। पर चूंकि हम लोग पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। हाँ, इसीलिए मैं आपसे हमारे सामने जो तथ्य आते हैं उनके हिसाब से भी हम वो करते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं बता सकता। अमित शाह जी के आने के कुछ दिन पहले कुछ हैदराबाद में एक बैठक हुई है सोशल एक्टिविस्ट लोगों की, जिसमें 54 संगठन और कुछ जो जो सामाजिक कार्यकर्ता या मानवाधिकारवादी जो है उन लोगों ने एक पत्र जारी किया जिसपे उन्होंने नक्सलियों के द्वारा जारी पत्र के आधार पर सरकार से ये अनुरोध किया कि सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ जो है वार्ता करनी चाहिए और नक्सलियों से वार्ता के आधार पर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि सलवा जुडूम में भी कमोबेश जो सोशल एक्टिविस्ट वगैरह की जो भूमिका रही है वो भी काफी निर्णायक रही है।
कई बार सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। हाँ। उन्होंने चीज़ों को उस टाइप से मतलब वहाँ पर दूसरे ढंग से प्रमाणित किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया सलवा जुड़ूम को अवैध बताते हुए जो है एसपीओ की भर्तियां बंद की। तो अब चूंकि उनका एक्टिव होना कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में भी या सरकार में भी, मैं ये नहीं बोलता कि सरकार डर गई, लेकिन अगर आप सरकार हैं तो आपको सभी पक्षों को सुनना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई लोग, देश के कई लोग जो है ना इस दिशा में बात कर रहे हैं, तो हमको भी कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में इस बात को तो आपको बताना पड़ेगा ना। और नक्सली आतंकवादी नहीं है, ये सरकार भी मानती है। तो बयान में तो बोलती है, लेकिन नहीं, बयान में इसलिए बोलती है क्योंकि नक्सली जो है वो हिंसा करते हैं, बलात् हिंसा करते हैं। आप अगर डेमोक्रेसी पर आप भरोसा नहीं करोगे, आप बोलते हो हम लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, हम संविधान पे विश्वास नहीं करते, तो ऐसे लोगों को उस दिशा में लोग बोलते भी हैं और कहीं ना कहीं उसको उस दिशा में परिभाषित करने की कोशिश भी करते हैं। पर ये सच है कि नक्सलवाद और आतंकवाद में बहुत अंतर है। सरकार भी इन चीजों को समझती है और जब इस प्रकार की चीजें आई, इस प्रकार के बयान सामने आए, तो सरकार ने भी अपना एक पक्ष रखा और थोड़ा सॉफ्टली हैंडल करने की दिशा में मुझे लगता है सरकार ने भी कोशिश की कि भाई अगर लोग बोल रहे हैं तो हम भी तैयार हैं। चलिए भाई, अगर कोई समस्या का हल वार्ता से हो जाए तो सरकार को आपत्ति क्यों होगी भाई? सरकार तो चाहती है ना भाई, सरकार हिंसा रोकना चाहती है, सरकार डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करना चाहती है। जो लोग हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सामने रखें और उसके बाद आगे आए, सरकार ये भी चाहती है। तो अगर इस प्रकार की चीजें वार्ता से संभव है तो मुझे लगता है एक कारण ये भी होगा, गृह मंत्री जी का जो नक्सली भाई का कहना जो है, शब्द जो है, हालांकि भूपेश बघेल ने उसकी आलोचना की है। आलोचना की है। तो जबकि कांग्रेस का रुख जो है वो हमेशा मतलब इसी टाइप का रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ गठन के बाद अजीत जोगी जी की सरकार 2003 तक थी, तब तक नक्सलवाद की एक परिभाषा नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस और जो दूसरे दल के लोग हैं वो ये कहते थे कि नक्सलवाद की समस्या जो है वो सामाजिक आर्थिक विषमता का परिणाम है, आर्थिक और सामाजिक, ठीक। तो उस रूप में उसको हल करना चाहिए। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ गठन के पहले तक नक्सलियों के लिए जो है कोई नीति नहीं बदली, सॉफ्टली हैंडल किया गया। लेकिन 2003 के बाद जब रमन सिंह सरकार बनी ना, तो उनके और इनके अभिमत में अंतर दिखा और रमन सिंह की सरकार ने इसको कानून व्यवस्था की समस्या मानते हुए उसके सामाजिक आर्थिक एस्पेक्ट को भी ध्यान दिया, ताकि विकास भी हो और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, बलात् फोर्स को मजबूत करके हम इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को रोकें। ये जो बेसिक अंतर रहा है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी का कहने का आशय भी जो है ना उस दिशा में, शांति प्रयास की दिशा में अगर हो सकता है तो ठीक है, मुझे ये लगता है। भैया, 2004 में एक शांति वार्ता हुई आंध्र प्रदेश में और वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद माओवादियों को बहुत नुकसान भी हुआ। क्या लगता है, दूध का जला दही भी फूंक के पीता है बोलते हैं, तो ये पुराने अनुभव के बाद माओवादी अगर ये बातें, दोनों तरफ से जो शर्तें हो रही हैं जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, और दोनों ही शर्तें मानने योग्य नहीं है दोनों की तरफ। भाई विजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि हम कोई समिति नहीं बनाएंगे और बंदूक का जवाब बंदूक ही है। दूसरी चीज़, आप अपनी तरफ से किसी एक आदमी को भी भेज दो, हम बात कर लेंगे। और दूसरी तरफ माओवादियों का कहना है कि आप कैंप हटा लो या फोर्स को पीछे हटा लो, तो फोर्स पीछे नहीं हटाएंगी सरकार। तो ऐसे में क्या लगता है, ऊपर से 2004 का अनुभव माओवादियों का, तो लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी या सिर्फ हमारे चर्चा और समाचारों तक ही सीमित रह जाएगी? कि आज सरकार ने शांति वार्ता पे अपने बयान दिया, आज माओवादियों ने पर्चा जारी किया, या इसके पीछे दोनों की राजनीति कुछ और चल रही है? देखिए, ये दो अलग अलग सवाल हैं। पहला तो जैसे आपने कहा कि वार्ता को लेकर के माओवादी और सरकार दोनों अपनी अपनी शर्तें जो है वो रख रही हैं। हालांकि सरकार की बातों को शर्त नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सरकार ये बोल रही है कि आप हथियार डाल करके आप आ जाओ, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन नक्सलियों ने जिस तरीके से एक अपनी कुछ कंडीशन लगाई हैं, वो चीज़ें सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए, नक्सल जो मोर्चा है वो कई एंगल पर काम करता है।
उसमें एक मनोवैज्ञानिक एंगल भी है जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। और नक्सलियों के अगर पूरे इतिहास में अगर आप देख लो तो नक्सली इसको साई वार कहते हैं। आमतौर पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो नक्सलियों की बहुत बड़ी ताकत है। वो आज नक्सलवाद की अगर बात आती है तो नक्सलवाद को सिर्फ आप बस्तर में बंदूक उठा करके जो लोग मतलब पूरे सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ वही नक्सलवाद नहीं है। ठीक है, नक्सलवाद हर उस जगह पर है जहां पर सिस्टम के विरोध में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करते हैं। उस विचारधारा को या उस प्रवृत्ति को सरकारी दृष्टिकोण में नक्सलवाद ही कहा जाता है। जो सरकार का विरोध करते हैं वो मतलब कहीं ना कहीं सरकार जिस तौर तरीके में मतलब खुशफहमी में रहती है ना, तो विरोध जो है भी सत्ताधीश बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसको उस रूप में परिभाषित किया जाता है। मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आमतौर पर देखिए, अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो नक्सलियों का जो संगठन है उसमें मैक्सिमम इनोसेंट आदिवासी हैं, अलग अलग उम्र दराज के लोग हैं। तो नक्सली, अब आप अगर कहीं किसी से युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि भाई जो उनके टॉप कैडर हैं उनको मालूम है कि भाई हम बंदूक लेकर के जा रहे हैं, सरकार हमारा स्वागत नहीं करेगी और कहीं ना कहीं ये मुठभेड़ें होंगी तो मारे जाएंगे और तो मरने से हर आदमी डरता है। तो ये जो इनकी ग्राउंड फोर्स है, जो इनके पीएलजीए के लड़ाके, जन मिलिशिया और जो दूसरे संगठन है, तमाम उन संगठनों के लोगों को ये लगातार जो है उस रूप में उनको लेते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। वो उनको मोटिवेट करके ये बोलते हैं कि भाई देखो, हमारा उद्देश्य ये है, हमारी सेना ये पुलिस से ज्यादा मजबूत है, हमारे पास ये हथियार हैं। आप अगर देखेंगे ताड़मेटला का घटनाक्रम, रानी बोदली का घटनाक्रम, या 2003-4 में जो कोरापुट में नक्सलियों ने पूरा शस्त्रागार लूट लिया था उड़ीसा में, उन हथियारों का नक्सलियों ने आदिवासियों के बीच में जाकर प्रदर्शन किया, अपनी वीरता का बखान किया कि भाई हम इतने वीर हैं, हम सरकार का शस्त्रागार लूट सकते हैं, हम इतने पुलिसकर्मियों को लूट सकते हैं, हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कह करके वो अपने जो कैडर को मोटिवेट करते हैं। तो ये जो मोटिवेशन के बाद जो ये चीजें आती हैं वो कहीं ना कहीं उनको मजबूती देती है और जो कैडर है वो भी आत्मविश्वास से प्रेरित रहता है और मतलब खुशफहमी पाल लेता है। लेकिन जब इस प्रकार से उनके लोग मारे जा रहे हैं तो अब आप कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को, कितना भ्रमित करोगे कि भाई मतलब अब लगातार मुठभेड़ें हो रही है, 30-30 लोग मारे जा रहे हैं, 34-34 लोग मारे जा रहे हैं, 36 लोग मारे जा रहे हैं, 38 लोग मारे जा रहे हैं, तो उनको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो ये जब बॉडी दिखती है ना तो कैडर का मनोबल डाउन होता है, और जब कैडर का मनोबल डाउन होता है तो कहीं ना कहीं वो सोचने पर मजबूर होता है कि कल मेरी स्थिति भी तो ऐसी नहीं हो जाएगी, क्योंकि उनको तो ना कंपनसेट करने वाला कोई है, न उनके घर परिवार की रक्षा करने वाला है। फोर्स में तो जवान शहीद होता है, उसको सरकार जो है उसके वेलफेयर के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है, लेकिन आम आदिवासी जो नक्सलियों की ओर से लड़ रहा है, बंदूक उठा रहा है, उसका कोई माई बाप नहीं। कहीं ना कहीं जब इस स्थिति में आता है तो वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, मैं किस उद्देश्य से आया, आज मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरा परिवार क्या होगा, मैं कैसे अपने लोगों की मदद करूंगा, और खुद के जीवन के बारे में जो है उसका दृष्टिकोण बदलता है। तो अब जब उनके कैडर से ये चीजें निकलने लगी, अरे यार ये तो मारे जा रहे हैं यार, ये मारे जा रहे हैं यार, तो वो कैडर डिमोरलाइज हो रहा है, पहली बात। दूसरा, नई भर्ती जो है वो लगभग बंद हो चुकी है। ठीक है, कुछ इलाकों में लोग आ रहे हैं, पर वो जो रफ्तार पहले हुआ करती थी वो नहीं है। अब नहीं। आपके लोग कम हो रहे हैं, एरिया सिकुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में जो ये एक बगावत बोले या कहीं ना कहीं विरोध बोले, तो उसकी परिणति है कि ये शांति वार्ता का एक शिगुफा उन्होंने फेंक दिया, ताकि अपने कैडर को ये बता सके कि हम वार्ता के द्वारा जो है ना इस मामले को निपटाना चाहते हैं। लेकिन सरकार नहीं मान रही है, ये अपना दोषारोपण सरकार पे थोपना चाहते हैं।
लेकिन वो इस बात को नहीं बोलते कि हमने शर्तें लगाई हैं, क्योंकि वो कैडर वो चीजें नहीं समझता ना। और सरकार का शुरू से एक मत रहा है कि हम शर्तों पर बातचीत नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में ये भौकाल क्यों? कहीं ना कहीं मैं तो इसको भौकाल कहता हूं और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा कहता हूं, क्योंकि सरकार के सामने भी अब दबाव है कि आपके इतने लोग मारे जा रहे हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? और आप हर बार ये बोल करके नहीं बच सकते कि हम इनसे हम वो नहीं करेंगे और ये लुटेरे हैं, चोर हैं, या जो भी है। आखिर मारा जा रहा है तो आदिवासी ना, बस्तर का आदिवासी मारा जा रहा है, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है। यही कारण है कि सरकार बनने के साथ ही एक स्टैंड लिया गया कि हम वार्ता से भी इनको तैयार हैं। दूसरे साइड से फोर्स की स्ट्रेटेजी अलग है। तो ये दोहरी रणनीति के तहत जो है दबाव बनाने का एक तरीका है, जिसके आधार पर ये चीजें आई। सर ये शर्त लगा रहे हैं और सरकार शर्त स्वीकार नहीं कर रही है, मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं, तो इसको भौकाल ही कहा जाएगा। दोनों कि पब्लिक में आप मतलब दोनों का सरकार का भी माओवाद, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो चीजें जो है अभी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, एक चीज और मैं बताना चाहूँ, 2004 की जो आपने बात की कि एक आंध्र प्रदेश में जो उनकी वार्ता हुई, देखिए उस वार्ता को लेकर के उस समय मैं दंतेवाड़ा में पोस्टेड था, मैंने उसको बहुत नजदीक से ऑब्जर्व किया। हाँ। देखिए उस दौर में आमतौर पर फोर्स का एक तरीका होता है। फोर्स कभी भी ये बोलती है कि हम अगर 2 स्टेप आगे आ गए हैं तो हम बैक नहीं होंगे, अगर हम बैक हुए तो मारे जाएंगे। ये युद्ध की एक रणनीति है और युद्ध का एक सिद्धांत है। तो अगर फोर्स अपर हैंड में आ गई तो बैक होना कभी भी नहीं चाहेगी। और हमारा जो सिस्टम है, देखिए हमारा सिस्टम ये है कि हम फोर्स पर ही डिपेंडेंट है। अगर ये समस्या है तो हम उसमें जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? ठीक बात भाई, यही के लोग हैं ना। तो वहां पर भी यही बात आई कि लगातार वहां की फोर्स, ग्रेहाउंड, SIP, आंध्र पुलिस, ये लगातार वार्ता का विरोध कर रही थी। लेकिन CM YSR रेड्डी ने और वहां के जो गृह मंत्री थे, इन दोनों ने कहीं ना कहीं फोर्स को कन्विंस किया और नक्सलियों को वार्ता के टेबल तक लेकर के आने में सफल हुए। लेकिन ये नक्सलियों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वार्ता के बाद नक्सली, जो अंडरग्राउंड नक्सली थे, वो बाहर आए। बाहर आने के बाद जो है एक्सपोज हुए पुलिस ने। और मजे की बात बताऊं, उस वार्ता को तोड़वाने का काम पुलिस ने किया, आंध्र पुलिस ने किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि भाई हम अब मान लीजिए फोर्स आज धर्मपुरा में अगर नक्सलवाद है, वहां पे हमने चौकी स्थापित करके हमने वहां शांति स्थापित की। अब आप कैसे मान लेंगे कि नक्सली बोल रहे हैं आप धर्मपुरा से चौकी हटाओ, मतलब आपका फिर जंगल राज है। हाँ। हम जिस चीज का हम विरोध कर रहे थे फिर वही हालात है, क्यों एक्सेप्ट करेगी? कोई भी सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये जो है नक्सलियों के लिए बड़ा घातक हुआ और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं नक्सलियों को उठाना पड़ा। और वो वार्ता जिसमें नक्सली अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे थे या नक्सली अपनी उद्देश्य की पूर्ति चाह रहे थे, वो नक्सलियों के लिए घातक हुआ। और आंध्र से नक्सलवाद या नक्सली हिंसा, नक्सलवाद की बात नहीं कहेंगे क्योंकि अभी भी विचारधारा है, बहुत सारे लोग हैं, तो नक्सली हिंसा जो है वो थमी और आज वो सारी की सारी शिफ्ट जो है पड़ोसी राज्यों में हो गई। तो ये एक दृष्टिकोण है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उस दौरान कुछ तस्वीरें आई जो हाँ, आपने मुझे दी थी वो तस्वीर। हाँ, ये जो हम अभी मैं दर्शकों को दिखा भी देता हूँ, ये जो तस्वीर देख रहे हैं। हाँ। तो ये तस्वीर वो है जब उसी समय नक्सलियों ने PLGA का गठन किया और PLGA का गठन करके PLGA के लोगों को, मतलब रामकृष्णा को घेर करके PLGA के लड़ाके उनके अंगरक्षक बनकर के वर्दी में आकर के वो पीस टॉक तक पहुंचे। ये अपने आप में दुर्लभ तस्वीर है। मुझे लगता है कि ऐसी तस्वीरें बहुत कम मिलती, बहुत कम। एक सवाल ये था मेरा कि जैसे हम मानते हैं ठीक है खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ में माओवाद, और केंद्रीय गृह मंत्री ने तो ये भी कहा कि पूरे देश से माओवाद शब्द खत्म हो जाएगा,
लेकिन हो क्या रहा है असल में? अभी जैसे आप और हम बात ही कर रहे थे, तेलंगाना में अगर खत्म हो गया माओवाद, अभी रेणुका और सुधाकर मारे गए, चलपति मारे गए, जब भी इनके बड़े लीडर पहली बात जो मारे जा रहे हैं, उनका जब अंतिम संस्कार होता है तो ये जो तस्वीर हम दर्शकों को भी दिखा देते हैं, उसमें जिस तरह से जब भीड़ उमड़ती है और उन्हें इस बात का फख्र होता है कि ये जनता के लिए लड़ते हुए मारे गए, इसका मतलब विचारधारा अभी भी बहुत मजबूती से तेलंगाना में है। दूसरी चीज़ कि आपने भी इस पर कहा कि जब गृह मंत्री यहाँ आए हुए थे, उसी समय तेलंगाना में 80 माओवादियों का समर्पण, कहीं ना कहीं ये दिखाना कि देखिए तुमसे ज़्यादा मतलब हमारे पास मजबूती है, हमारी फोर्स मजबूती है। तीसरी चीज़ कि अगर मान लो यहाँ से खत्म हो जाएगा माओवाद, यहाँ पे तो वैसे भी कोई लड़ाई थी नहीं, उन्होंने अपने लिए एक जगह, माकूल जगह ढूंढने के लिए माओवाद यहाँ पर आया हुआ था। अबूझमाड़ में अगर मैनुअल रेंज बनता है, 54,000 हेक्टेयर ज़मीन खाली कराई जाती है, 54 गांव खाली कराए जाते हैं, 4 नए खदान खुलेंगे, जिसको लेकर अखबार में छपी हुई थी खबर कि 1.5 लाख करोड़ का राजस्व आएगा खदानों से। तो खदानों से ही तो किसान मजदूर बनेंगे, विरोध शुरू होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के फिर से लौट कर आए यहाँ पर अगर मैनुअल रेंज बनता है, आदिवासियों को उनके गाँव से बेदखल किया जाएगा। किसी समय मैंने कहा कि एक बंदूक से छीनकर दूसरे बंदूक को देने की तैयारी है अबूझमाड़ को, तो किसी ने नाराजगी भी जताई थी। तो मैंने भी कहा कि भाई माओवादियों ने अतिक्रमण तो किया है अबूझमाड़ में, लेकिन गांव खाली नहीं करवाए। आर्मी अगर आती है तो 54 गांव भी खाली होंगे, तो क्या इसका दुष्प्रभाव फिर से नहीं देखने को मिलेगा जमीन पर? नहीं, देखिए, अगर नक्सलवाद की बात करते हैं या वामपंथ की बात करते हैं, नक्सली जो है वो लेफ्ट विंग है, जो लेफ्ट की जो विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है, उसके पोषक हैं और कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा को लेकर के ही वो अपनी जो यात्रा जो है उन्होंने अनवरत जारी रखी हुई है। और आज सरकार जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक है। तो जब दो विचारधाराओं में टकराहट होगी या कॉन्फ्लिक्ट होगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें पैदा होंगी। देखिए, आज के दौर में जब सरकारें ये कहती हैं कि जैसे बीजेपी सरकार का कहना ये है कि भाई हम सरकार जो है ना व्यवसाय करने के लिए नहीं है, व्यवसाय को जो है व्यवसाय में लोगों को लाने के लिए। वहीं पर जो लेफ्ट के लोग जो है वो कहीं ना कहीं सरकारीकरण की बात करते हैं ताकि लोगों के जीविकोपार्जन की राह आसान हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष न करना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट है और ये हमेशा रहेगा। रही बात नक्सलवाद की, तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई नक्सलवाद कोई एक सेपरेटिज्म नहीं है। नक्सलवाद जो है हर उस सिस्टम का जहां विरोध होता है, हाँ, वहां पर एक नक्सलवाद पैदा होता है। अब रही बात की जिस तरीके से चीजें बन रही हैं, मुझे लगता है एक पहलू ये भी है। देखिए, आज का जो दौर है वो वैज्ञानिक चमत्कारों का दौर है। इतनी चीजें आ गई हैं कि हम आप जो है आज भ्रमित हो जाते हैं कि हम एआई का जमाना आ गया है, एआई कितना एडवांस हो गया है। वहीं पर उन आदिवासियों की आप कल्पना कीजिए जो नंबी में रहते हैं, जो नेशनल पार्क के सेंड्रा और जो दूसरे गांव में रहते हैं, आज भी नमक के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है, जिन्होंने सुविधाओं का उपभोग नहीं किया है, ऐसे लोगों को आप अजायब घर में अगर रखने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है ये एक गलत तरीका है। सरकार का जो मूल काम है वहां तक विकास पहुंचा है और विकास के आधार पर, ठीक है, गलत हो रहा है उसका विरोध भी करना चाहिए, विरोध करना हमारा अधिकार है। लेकिन हम अगर किसी के विकास को ही अवरुद्ध करें, किसी को आगे बढ़ने ही ना दें, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं का ही हम अगर विरोध करें, तो ये इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी आंदोलन से, किसी नीति से। तो हालात निश्चित रूप से भी उस टाइप के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन लोगों को लगेगा कि भाई हम सिर्फ एक इसी पर आश्रित नहीं है, हम एक ग्लोबल एरिया में रह रहे हैं, हमारे काम के तरीके भी यहां पर हैं और कहीं ना कहीं हमको अगर अधिकार मिल रहा है, हमको सुविधाएं मिल रही हैं, तो हम उस दिशा में जाएंगे। तो शिक्षित करना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। देखिए, शिक्षा से विवेक आता है और नक्सलवाद के
के खात्मे को लेकर के अगर आप बोलेंगे ना, तो शिक्षा से बड़ा हथियार कोई दूसरा नहीं है। जिस दिन लोग अच्छे ढंग से शिक्षित हो जाएंगे, अपना भला बुरा सोचने लगेंगे, उस दिन जो है हम किसी को ठग नहीं पाएंगे, हम किसी को बता नहीं पाएंगे। ठीक है, हालात जरूर हैं, और हालात इसलिए हैं क्योंकि एक इलाका है बस्तर जो है वो एक अजायब घर की तरह लोग देखते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बस्तर जो पूरे देश के पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी बस्तर की है। लोगों को ये लगता है बस्तर का जो खनिज संसाधन है वो सिर्फ उसको वैसे ही रखो, यहाँ के लोगों को रोजगार ना मिले, यहाँ के लोग उससे आगे प्रगति न कर पाए। तो ये एक विरोधाभास तो हमेशा था, रहेगा, और इससे जो उत्पन्न चीजें अगर आएंगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो सारे नक्सलवाद की एक संभावना तो पैदा होंगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि एक बार विकास की किरण अगर पहुंच जाएगी ना, तो लोग अपना भला बुरा सोचने लगेंगे। इस देश में ये माहौल में कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि कोई मरना चाहेगा किसी को उसमें। ये तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विकास और शिक्षा, ये दो चीजों पर फोकस करना। लेकिन भैया सरकारें भी तो ईमानदारी से काम नहीं करती। जो आपने बात कही बहुत सही कि अगर जब शिक्षित हो जाएंगे तो भला बुरा दोनों अपना समझने लगेंगे, और ये दोनों ही सरकारों को सोचना होगा, चाहे जनताना सरकार हो या लोकतांत्रिक सरकार। शिक्षित हो जाएंगे, मुझे लगता है कि दोनों ही सरकारें, जो मेरा ओपिनियन है, दोनों सरकारें नहीं चाहती कि लोग शिक्षित हों, क्योंकि यहाँ पे 11 विधानसभाएं हैं बस्तर में, सब में आदिवासी ही विधायक हैं, और अगर उनके वोटर शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने विधायकों को चुनना सीख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक नेता है वो भी नहीं चाहते कि उनके वोटर शिक्षित हों। विकास की जो बात कही आपने, तो उसमें दंतेवाड़ा पे, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका क्या ओपिनियन है कि दंतेवाड़ा में जिस तरह से जो विकास हो रहा है, जैसे खदान मित्तल का जो टेलिंग्स आ रहा है, टेलिंग्स से जो डंप किया जा रहा है, बहुत सारी ज़मीनें बंजर हो रही हैं। एनएमडीसी आज 4-5 दशक से है यहाँ पे काबिज है। जिस दिन एनएमडीसी का पहला ईंट रखा गया होगा किरंदुल बचेली में, उस दिन जो बच्चा पैदा हुआ, अगर उसी दिन किरंदुल एनएमडीसी उसे अपने गोद में ले लेती, अगर उसे पढ़ाती उस आदिवासी बच्चे को, तो शायद आज वो IAS बनने योग्य होता। आज भी वहाँ का आदिवासी मजदूर ही बनता है, या तो फावड़ा उठाता है या तो हथियार उठाता है, जबकि वहाँ पे अरबों रुपए कमाने वाली नवरत्न कंपनी काबिज 4-5 दशक से। तो ऐसा विकास भी किस काम का कि आप विकास के नाम पे, जैसे एक लाइन मुझे एक बार मैं देखते देखते मुझे समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास के नाम पे सिर्फ धूल उड़ा रहे हैं और शांति के नाम पे खून बहा रहे हैं। दो ही चीज़ें, मतलब विकास के नाम पे आप खदान खोद रहे हैं, बस्तर का आदिवासी लेकिन वो वही मजदूरी कर रहा है, ठेकेदारी बाहर के लोग कर रहे हैं, आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा, बाहरी लोगों का हो रहा है। जो आदिवासी नेता भी है उनके आसपास सराउंडिंग में भी बाहरी लोग ही हैं जो फल फूल रहे हैं, आदिवासी नहीं फल फूल रहा है। एक ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगा, एक ऐसे राजनेता की जानकारी कि उनकी बहन जब डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली थी, मतलब जब PhD करने वाली थी, तो उन्होंने इसलिए परमिशन से रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि PhD इनको होल्डर हो जाए तो कल पार्टी इनको टिकट दे दे अपनी बहन के लिए, दूर की बहन के लिए। तो ऐसी सोच के लोग भी हैं हमारे इस बस्तर में। तो ऐसे में विकास कैसे होगा? केवल खदानें खोद दी और वो मजदूर जो आदिवासी महुआ चुनता था अब फावड़ा लेके मजदूरी करने जा रहा है उन खदानों में, तो ये भी तो विकास नहीं हुआ, मतलब मेरे हिसाब से। देखिए, विकास की अगर आप बात करेंगे तो विकास की अवधारणाएं एकदम अलग अलग हैं। पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद में या पूंजीवादी व्यवस्था में विकास का जो मॉडल है उसको आप मतलब एकदम आइडियल मॉडल नहीं कह सकते। वहीं वामपंथी विचारधारा में भी जो उनका विकास का मॉडल है वो भी एक बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। हाँ। लेकिन जो चीजें हैं, देखिए देश में अगर हम उसमें दोनों व्यवस्थाएं विसंगतिपूर्ण हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, क्योंकि हमें अपनी बात कहने का अधिकार तो है। हो सकता है अभी जैसे आपने कहा कि जो लोग हैं जो मतलब जनप्रतिनिधि बनते हैं, जनप्रतिनिधि बन करके वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने जो दिया, यहाँ पर जो मॉडल है, देखिए पद जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप आज पत्रकार हैं या मैं पत्रकार हूं, हम अगर
विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो हमारे आसपास की दुनिया बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि हमको उतने लोगों ने वोट दे करके चुना है और वो कहीं ना कहीं हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, और हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम त्रुटिपूर्ण है, जिसकी वजह से वो सिर्फ उगते हुए सूरज को ही नमस्कार करता है, और आपको तब तक नमस्कार करेगा जब तक आप प्रचंड है। और जिस दिन आप पद से उतर जाएंगे, आप बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को देख लीजिए, जब तक वो अपने वैभव काल में थे तब तक उनका जलवा देखिएगा, है ना, और पद से उतरने के बाद जो है, जब चुनाव हार जाते हैं तो उनकी स्थितियां देख लीजिए। तो कमोबेश ये मॉडल जो है ना, इस मॉडल का फॉल्ट है। मुझे लगता है हम आजादी के 78 साल बाद भी आज भी हमें बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। फिर भी हम जो ये मानते हैं कि हमारे आसपास की जो मौजूद व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कमियां भी हैं, खामियां भी हैं, लेकिन हमको अवसर देती हैं, हमारे अधिकारों की रक्षा करती हैं। हमको संविधान मिला है, हम अपनी मौलिक अधिकारों की बात कर पाते हैं। आप साम्यवादी देशों में नहीं कर सकते, वहां पर आपको वही मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा जो उन सरकारों ने, जो सत्ताधीशों ने निर्धारित कर दिया है, लेकिन यहां पर आप विरोध भी कर सकते हो। तो इनका अंतर समझना पड़ेगा, इसको लेकर के हमको आगे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि शिक्षा जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बाद देखो, शिक्षित व्यक्ति को कोई आप बरगला नहीं सकते, वो अपना अधिकार, अपना एम जो है वो टारगेट फिक्स करता है, उसके आधार पर आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में शिक्षा का जब प्रकाश अंदर जाएगा, और जो बच्चे आज नक्सलवाद की जद में हैं, कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को की रक्षा नहीं कर पा रहे, वो जब समझेंगे कि मेरे लिए अच्छा क्या है, तब मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीजें बदलेंगी। लेकिन विचारधारा को कोई खत्म नहीं कर सकता। विचारधारा की अपनी एक सीमा है, अपनी मतलब एक अलग टाइप की पृष्ठभूमि है, वो चीजें तो रहेंगी। हो सकता है मेरा अभिमत आपसे अलग हो, आपका अभिमत मुझसे अलग हो, हम एक दूसरे की विचारधारा हमारी टकरा रही हो, लेकिन हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस लेवल पर हम एक सिस्टम में बैठे हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से ही हम अपना विरोध वो करेंगे। कहीं ना कहीं हथियार की ओर जो है हम नहीं जाएंगे। भैया एक आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा, 31 मार्च 2026 को कैसे देखते हैं आप, क्या होगा? देखिए, 31 मार्च 2026 जो एक नया टास्क केंद्रीय गृह मंत्री जी ने फिक्स किया है, उसको मुझे लगता है 3 एस्पेक्ट में देखना चाहिए। एक तो ये, इससे उन लोगों की भी कलई खुल गई है जो, देखिए, उतनी फोर्स रहने के बाद अगर आप रिजल्ट नहीं ला पा रहे थे, नक्सल क्षेत्र में जो है वहां पर शांति स्थापित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक टारगेट ने आपको मजबूर कर दिया कि आप नक्सलियों से या वो कॉन्फ्लिक्ट जोन का काफी हिस्सा जो है आप छीन करके लाने में सफल हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि नक्सलवाद को लेकर के इस टास्क ने ये साबित किया कि नक्सलवाद को लेकर के सरकारों के पास कोई बहुत क्लियर कट स्थितियां नहीं है। मैं भी बस्तर में रहता हूं, आप भी बस्तर में रहते हैं। हमारी इस सरकार की अगर नक्सलवाद को लेकर के आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात करेंगे तो कोई स्पष्ट नीति जो है या कोई प्लानिंग जो है वो नहीं हमारे पास है। हमने सिर्फ उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों के ऊपर छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं वो एसपी इस पर अपना एक प्रयोग करते हैं और प्रयोग में चूंकि डीआरजी और जो बस्तर फाइटर्स जो यहाँ के लोग हैं, ये इन लोगों की मेहनत की वजह से और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उनका जो दबाव है उसकी वजह से आज एक सफलताएं मिल रही हैं। मैं आपको बताऊं, बस्तर में एक दौर में वो फोर्स थी, टीजे लॉन्गकुमेर जैसे एसपी हुआ करते थे, टीजे लॉन्गकुमेर आईजीपी थे, वो ऑपरेशन को लीड करते थे। आपने कभी सुना है कोई एसपी ऑपरेशन को लीड कर रहा है?
थुलथुली में राजनाला साहब थे, हालांकि वो प्रोफेशनल आईपीएस हैं, तो वो प्रोफेशनल में हो गए हुए थे थुलथुली मुठभेड़ में, मैंने उनसे बात की। तो ये एक ही, लेकिन ऐसा ये इस देखो प्रोविजनर तो आ रहा है भाई, सीखने के लिए आ रहा है ना। देखिए आज हम नक्सलवाद के खात्मे के दौर पे उधर रहे, तो खात्मे का दौर भी इतिहास लिखेगा, तो उसको देखना अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। कहीं ना कहीं उसका जो संस्मरण आप जब आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे, जैसे आजादी की बात करते हैं, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई हम देखने तो नहीं गए ना। ऐसे ही नक्सलवाद की बात भी होगी कि हमारा यही इलाका कॉन्फ्लिक्ट जोन था, यहाँ पर नक्सली इस टाइप से करते थे, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं करते थे, नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उस दौर में क्या रहा, कैसे रहा, लोगों ने कैसे काम किया, ये बताएगा। और आने वाली पीढ़ियां जो है इस अनुभव को सुनेंगी, तब कभी अपने बच्चों को लोग कहानियां सुनाएंगे कि बस्तर में नक्सलवाद था और इस टाइप की घटनाएं होती थी। मुझे लगता है ये बीते दिनों की बात हो जाएगी। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि 2026 का जो टास्क है, निश्चित रूप से आज हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का एक वो स्वरूप है कि हम बिना ऊपर वाला जब तक हमको टारगेट नहीं देगा तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं करेंगे। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी बताता है कि हमको जब तक ऊपर से चलाया नहीं जाएगा हम नहीं चलेंगे, हम रिमोट से संचालित होते हैं। ठीक बात, ये इस बात का द्योतक है। और जिस टाइप से टारगेट मिला है, मुझे लगता है शांति की राह में बस्तर आगे बढ़ चुका है और आने वाले समय में, ठीक है, 2023 में जो है काफी हद तक शांति आ जाएगी, पर नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म होने में हमको अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी, पर इस टारगेट ने पूरा मोमेंटम बदल दिया, पूरा सिनारियो बदल दिया और पूरी परिस्थितियां बदल दी। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद मनीष भैया। मनीष भैया थे, बहुत सीनियर हैं। मनीष भैया ने खुद बताया कि सलवा जुड़ूम का दौर इन्होंने जो है मोटरसाइकिल में घूम घूम कर पत्रकारिता की, ग्राउंड पे बहुत करीब से देखा। इन्होंने जब आंध्र प्रदेश में जब माओवादियों की 2004 में जो टेबल टॉक हुआ, जो शांति वार्ता को, उसको भी बहुत करीब से इन्होंने वॉच किया। पुराने अनुभव का लाभ हम जैसे नई पीढ़ियों को लेना चाहिए। मुझे लगा कि शांति वार्ता ऐतिहासिक पत्र माओवादियों की तरफ से आया है, इसलिए मनीष भैया से हमने बहुत छोटा, हालांकि लंबी है लेकिन छोटी बातचीत है। मेरे मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में और सवाल आ रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, कुछ सवाल आपके पास आ रहे होंगे तो आप बताइएगा। मेरे मन में बहुत सारे सवाल बचे हैं, उसे मैंने इकट्ठा कर रखा है। अगले वीडियो में हम फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि मुद्दा 31 मार्च तक तो अभी नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि 31 मार्च को ही केंद्रीय गृह मंत्री दावा करेंगे कि माओवाद समाप्त हो चुका है। तब तक तो हम इस मुद्दे पर बातचीत तो जरूर कर सकते हैं। लगे कि बातचीत जरूरी थी, बहुत आकर्षक थी और इंटरेस्टिंग थी, तो इसे शेयर करना चाहिए तो कीजिएगा। लगेगा कि तथ्यों पे बातचीत हो रही है बस्तर टॉकीज में, तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।